है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर संजीव कुक्कल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि एक हेल्दी पर्सन होने की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ भाव और ग्रह के प्रकार से कौन कौन से अंग होते हैं, और अगर आपका अशुभ लगन है तो उसके लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सर कैसे हैं आप? नमस्ते। बस ठीक है। सर आज के हम इस प्रोग्राम में ये चर्चा करने वाले हैं कि जैसे एक हेल्दी पर्सन, हम उसे कैसे बता सकते हैं कि वो पर्सन एक हेल्दी है, कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको जज करने की कि ये पर्सन हेल्दी पर्सन देखिए, जो हमारे टेक्स्ट है उसमें जो भी स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने दिए। एक तो जो वातादि दोष होती है, वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, ये जो है ये सम अवस्था में होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में त्रयोदश अग्नियां हैं। इसमें 7 जो होती हैं वो धातु अग्नियां होती हैं। 5 जो होती हैं वो महाभूत अग्नियां होती हैं। ठीक है। और एक जो होती है वो जठराग्नि होती है। तो 7, 5 और 1 इसको मिला के त्रयोदश, त्रयोदश मतलब 13 अग्नियां होती हैं। वो हैं, वो भी सम अवस्था में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है वो सप्त धातुओं का होता है। 7 तरह की धातुएं हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। वो जो है वो भी सम अवस्था में होनी चाहिए। 3 चीजें हो गई। चौथा जो होता है मल मूत्र का जो विसर्जन होता है वो निर्बाध रूप से होना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए व्यक्ति को। और पांचवी जो चीज है कि उसकी आत्मा, उसकी इंद्रियां और उसका जो मन है, ठीक है, वो प्रसन्न होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं। ये स्वस्थ होने के कुछ अ, नियम आप बोल सकते हो, ठीक है, या क्राइटेरिया बोल सकते हो। तो जैसे सर मैं ये जानना चाहूंगी कि भाव के हिसाब से और ग्रह के हिसाब से कौन कौन से अंग आते हैं। देखिए, अंग जो होते हैं उसमें हम भाव को काल पुरुष मान के चलेंगे। ठीक है। जो कुंडली होती है उसको एक पर्सोनिफिकेशन मान के चलेंगे काल पुरुष का। तो उसके हिसाब से जो, ये बेशक नोट भी कोई करना चाहे कर सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक है कि जो पहला भाव होता है वो सिर को, दिमाग को और ऊपरी जबड़ा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा भाव जो है वो गले को, जीभ को और नाक को। ठीक है। तीसरा जो भाव है वो फेफड़े को, ऊपर की पसलियों को और सांस लेने की नली को। चौथा भाव निचली पसलियों को, स्तन को और उदर को। ठीक है। और पांचवा भाव जो होगा वो स्प्लीन को, हार्ट को, लिवर को। छठा भाव जो होगा वो नाभि चक्र को, कमर को और आंतों को। सातवां भाव जो होगा वो गुर्दे को, मूत्राशय को और गर्भाशय की नलिकाओं को। गर्भाशय को नहीं, गर्भाशय को आठवां। ठीक है। तो गर्भाशय की नलिकाएं वो सातवें में आएंगी। आठवां भाव मलाशय, लिंग और गर्भाशय को। नौवां भाव नितंब को और जंघा को। 10वां भाव घुटने, जोड़, जोड़ मतलब जितने भी जोड़ है शरीर में, त्वचा, स्किन पूरी बॉडी की, बाल पूरी बॉडी के, नाखून पूरी बॉडी के। ठीक है। 11वां भाव जो होता है वो पाँव को करेगा, एड़ी को करेगा, पर इसके साथ में वो कान को भी करेगा। ठीक है। दूसरे भाव में हमने किया था कि वो गले को करेगा, जीभ को करेगा, नाक को करेगा। 11वां भाव जो है वो कान को करेगा। ठीक है। और जो 12वां भाव होता है वो तलवे को करेगा, पाँव को करेगा और उसके साथ में करेगा दांत को, दांतों को। ठीक है। तो ये तो भाव के हिसाब से हो गया। अब उसके बाद में हम आते हैं ग्रह के हिसाब से। ठीक है। अब ग्रह के हिसाब से और भाव के हिसाब से उसको मेल करना बाद में वो बताया जाए। ठीक है। अब जब हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर को, हृदय को और आंख को। आंख कौन सी? दाई आंख। ठीक है।
बाई आंख को हम आगे करेंगे चंद्रमा करेंगे। ठीक है, तो सिर, हृदय, दाई आंख, पित्ताशय, ठीक है, और हड्डियों, हड्डियां मतलब सारी हड्डी। ठीक है, जी। चंद्रमा किसको करेगा? छाती को, बाई आंख को, गर्भ को, ठीक है, रक्त को और मन को। मंगल किसको करेगा? पित्त को, मांसपेशियों को, रक्त को, प्रोस्टेट को, नाक को और अस्थि मज्जा को। ठीक है, बुध किसको करेगा? स्नायु तंत्र। ठीक है, स्नायु तंत्र को और क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। ठीक है, जीभ को, आंतों को, नाक को और कान को। बृहस्पति किसको करेगा? यकृत को, पांव को और चर्बी को, फैट्स को। शुक्र किसको करेगा? जननांग को, मुख को, गुर्दे को, वीर्य को और आंख को। अब आंख में दाई आंख सूर्य की, बाई आंख चंद्रमा की, और आंखों के पीछे जो पर्दा होता है रेटिना, ठीक है, उसको शुक्र करेगा। शनि किसको करेगा? पांव को, घुटनों को, नाखून को, बाल को। ठीक है, अब राहु किसको करेगा? शरीर के ऊपरी हिस्से को, और केतु करेगा शरीर के निचले हिस्से। ठीक है, इस तरह से भाव के अंग हैं, ग्रहों के अंग हैं, और ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब बारीकी में जाएंगे तो और डिटेल्ड। जी सर। तो सर किस लगन में कौन सा ग्रह जो होता है वो अशुभ माना जाता है? देखिए, ज्योतिष में लगन कई तरह के होते हैं, पर जब हम शरीर की हम बात करेंगे तो फिर हम जो हमारा मेन लगन आता है, ठीक है, मेन लगन कौन सा होता है कि जब भी आदमी पैदा होता है तो पूर्व दिशा में जो भी राशि उदय हो रही होती है, ठीक है, वो उसका लगन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं D1 चार्ट का फर्स्ट हाउस। ठीक है, D1 चार्ट का फर्स्ट हाउस। ऐसे तो बहुत सारे चार्ट होते हैं, D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, D4 होता है, उन सबके फर्स्ट हाउस होते हैं, पर वो नहीं, D1 का फर्स्ट हाउस। अब D1 के फर्स्ट हाउस के हिसाब से हम करते हैं कि कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो अशुभ हैं। अशुभ प्लैनेट्स की अंतर्दशा आने पे, और स्पेसिफिकली जब वो दूसरे और सातवें के स्वामी हो जाए, या फिर किसी अशुभ के स्वामी हो जाए, या वो वैसे ही और ज्यादा युति के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से हो जाए। ठीक है, अब जो मेष लगन है उसके लिए बुध और शुक्र अशुभ होते हैं। वृष भाव के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु अशुभ होते हैं। मिथुन के लिए मंगल और गुरु अशुभ होते हैं। कर्क लगन के लिए बुध और शनि अशुभ होते हैं। सिंह लगन के लिए बुध और शनि अशुभ होते हैं। कन्या के लिए सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ठीक है, ये अशुभ होते हैं। तुला के लिए सूर्य, मंगल और गुरु अशुभ होते हैं। वृश्चिक के लिए बुध, शुक्र और शनि, ठीक है, और यही तीनों ग्रह धनु लगन के लिए भी अशुभ होते हैं, बुध, शुक्र और शनि। मकर के लिए मंगल और गुरु अशुभ होते हैं। कुंभ के लिए चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ये चार ग्रह अशुभ होते हैं। ऐसे ही चार ग्रह मीन के लिए भी अशुभ होते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। ठीक है, तो ये 12 लगन है, और 12 लग्नों के लिए जो अशुभ ग्रह बोले गए हैं वो यही। जी सर। तो सर अगर हमारा अशुभ लगन है तो उसके लिए क्या रेमेडीज और क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, जो भी रेमेडी होती है वो दशा और गोचर के अनुसार है।
ठीक है। जी और सबसे बड़ा ये होता है कि हमने किसी भी ग्रह की अगर रेमेडी करनी है या उसका हमने उपाय करना है, तो हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किस भाव में है, वो मेल राशि में है या फीमेल राशि में है। ठीक है, मेल कौन सी होती हैं, जो ऑड राशियां, फीमेल कौन सी होती हैं, जो इवन राशियां होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि सूर्य का कोई एक ही उपाय है, ठीक है, या कोई चंद्रमा का एक ही उपाय है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य के उपाय भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से, युति के हिसाब से बदल जाएंगे। ठीक है, फिर भी जब हम एक जनरल जब हम बात करेंगे, तो उसमें दान उपाय है, रत्न एक उपाय है, उस ग्रह से संबंधित व्रत करना वो भी एक उपाय है, उससे रिलेटेड जड़ी बूटियां, उनका स्नान करना, ठीक है, उनको ग्रहण करना उपाय है। उस ग्रह से रिलेटेड हमने जप किया, जप किसका किया, मंत्र का किया। मंत्र हमने किस तरह से चुनना है, वो हमें मंत्र शास्त्र बताता है। उसमें मान लीजिए सूर्य है, चंद्र है, बहुत से मंत्र है, सूर्य के भी बहुत मंत्र हैं, चंद्र के भी बहुत मंत्र हैं, और अगर हम सभी के जी देखेंगे तो हजारों मंत्र हैं। तो उनके हिसाब से हमने कौन सा मंत्र चुनना है, किस चीज के लिए चुनना है, वो हमें मंत्र शास्त्र जो है वो बताता है। इसके अलावा हवन कर सकते हैं, हम जो भी ग्रह हैं उनका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी और विधियां हैं। बाकी जब हम और थेरेपीज पे जाते हैं, तो फिर हमारे पास में आती है अल्टरनेटिव थेरेपीज। ठीक है, आप उसको अल्टरनेटिव थेरेपीज भी बोल सकते हो, होलिस्टिक थेरेपीज भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी बोल सकते हो। और उसमें तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया के हिसाब से आप देखें तो 300 के आसपास थेरेपीज आती हैं। ठीक है, जी और अगर आप वैसे देखें जो प्रचलित बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से कोई 150 के आसपास आती है। अब उनमें से 150 में से भी जो आपको सूट करती है, ठीक है, ये वही बताएगा जो उन 150 को या तो प्रैक्टिस कर रहा है या उसके टच में है, जो आपको बड़े अच्छे से बता सकता है कि जी ये थेरेपी आपको सूट करेगी। मान लो आपको आयुर्वेद सूट करेगा, आपको एक्सरसाइज करेगा, आपको मसाज थेरेपी करेगी। जी ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी तरह की थेरेपीज हैं, बहुत से उपाय करने के विधान हैं। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से चल सकते धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बेसिक चीज़ें बताई हैं और ये भी बताया है कि हम हेल्दी पर्सन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। साथ ही साथ आपने अशुभ लगन होने के बाद उसके रेमेडीज़ भी बताए हैं। सो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करूँगी उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जिस तरीके से आपने उन्हें समझाया है। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर और मैं फिर से आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैं। नमस्कार। बस। ये थी हमारी आज की चर्चा डॉक्टर संजीव कुक्कल जी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसे ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स। धन्यवाद।